हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बालकों, समय आ चुका है बोर्ड एग्जाम का। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद आपके पास 24 घंटे भी नहीं बचे होंगे एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के। तो 2024 वाले बालकों, 24-25 वाले, चलो देखते हैं कि क्या है कहानी। ठीक है, तो आज मैं आपको जो आंसर शीट दिखा रहा हूँ एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के बिजनेस स्टडीज के टॉपर की एक्चुअल आंसर शीट है। ये हमने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप चाहें तो आप भी उसको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर शीट दिखाने का हमारा मेन पर्पस है कि आपको ये समझाया जाए कि यार क्या क्या आपको करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे ऐसे आंसर लिखने हैं, ऐसे आंसर फ्रेम करने हैं कि टीचर को समझ में आ जाए कि आप एक टॉपर हैं। देखो, टीचर ने कभी भी आपको नहीं जाना है, ना वो आपको पर्सनली पहचानते हैं। उनके सामने एक रोल नंबर है, आपकी कॉपी को देख के ही वो अंदाजा लगाएंगे कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। और यहां पर एक कैच है कि आप बेहतर रिप्रेजेंट करके अपनी छवि सुधार सकते हैं। ये काम कर सकते हो ना आप लोग। तो ये वाला काम इस आंसर शीट में किया गया है। पहले ही आंसर के बाद एक टीचर को समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये बच्चा है ना कुछ बेहतर वाला है, मतलब अबोव एवरेज है ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखने हैं आपको आंसर और कैसे पूरे नंबर लाओगे। सोचो यार, अगले साल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तुम्हारे जूनियर्स के लिए तो तुम में से किसी एक की आंसर शीट यहाँ पर होगी। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा। चलो, तो चलो शुरुआत करते हैं। और आंसर शीट देखने से पहले एक चीज याद रखें, हम कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं जो कि आपको फॉलो करनी है तो बेहतर रहेगा। देखो, क्या होता है, टीचर के पास आपकी कॉपी चेक करने का एक लिमिटेड टाइम होता है। तो ज्यादातर टीचर ये एडवाइस करते हैं, मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं, कि भाई या तो आप स्टार्टिंग से करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सीक्वेंस में करो, या लास्ट से करो 34 33 32 31, ताकि क्या है, थोड़ा सा एक फ्लो बन जाता है। बट ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि नहीं करना ही करना है। जैसे ये जो आंसर शीट हम लेके आए हैं, इस व्यक्ति ने 34 ना तो लास्ट से शुरू किया है ना फर्स्ट से शुरू किया है। ही स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32, देन 31 करा, देन शायद 30 करा, और फिर 33 करा, 34 करा, और फिर उल्टा चालू हो गया 29 28। ठीक है, तो ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आप फ्लो में करो, पर फ्लो में करोगे तो बेहतर रहेगा। इस आंसर शीट में एक छोटा सा डिफेक्ट जो मुझे मिला वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा ही लिखा हुआ है। मतलब इससे थोड़ा सा कम भी लिख देते ना तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो लेट्स डाइव इनटू द फाइनल आंसर शीट। देखिए, तो पहले मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ये है सवाल नंबर 31, जो शायद सबसे पहले सॉल्व किया गया होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। और यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं: जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या और करके है मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम, या फटीग स्टडी। इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। अब जो हमारी आंसर शीट है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली उसने एक्सप्लेन किया है। अब एक्सप्लेन करा कैसे है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं टीचर होता तो मैं भी पूरे नंबर देता बिना उसके एक्सप्लेनेशन देखे। आप जरा ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आप सबको? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इज एवरीथिंग विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, एवरीथिंग इज क्वाइट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? देखो, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ये। उसने लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 31 इज। अब उसने एक डायग्राम बनाया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऑलरेडी 3 पूछी गई है। इन 3 को एक्सप्लेन करके काम हो सकता था, पर उसने थोड़ी समझदारी लगाई। ही रिप्रेजेंटेड कि मैं एक टॉपर हूं। पहले ही पेज पे, पहले ही आंसर में उसने रिप्रेजेंट कर दिया, मैं एक टॉपर हूं भाई। कैसे रिप्रेजेंट करा? जो 3 यहां पूछी गई है, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फ्लेक्सिबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन 3 के साथ उसने 2 और लिख दी। इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, आगे भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट उसने दिखाया ये कि देखो मुझे 5 आती। यहां पर एक टीचर के नजर में ही इज मोर देन एवरेज, मोर देन एवरेज। यहां पर ये चीज प्रूव हो गई पहले ही पेज में। हो सकता है ये भले ही ज्यादा बेहतर ना हो, पर हाँ, मोर देन एवरेज यहां पर दिख गया, क्योंकि जो पूछा है उससे +1 कर दिया। अब इसमें ना तो उसका ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि कुछ नहीं, 3 तो लिखने थे, 2 और उसने ऐसी हेडिंग डाल दी, एक्सप्लेन नहीं किया इनको। टाइम नहीं लगा, पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा। अब अपन इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, ये है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले उसने जनरल गाइडलाइंस की एक्सप्लेनेशन दी। जैसे कि मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा ज्यादा लिखा है इस व्यक्ति ने, थोड़ा कम भी लिखता तो चल जाता। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने कल की वीडियो में समझाया था, क्योंकि स्पेसिफिकली इस पॉइंट को समझाने की बात की गई है, तो आपको 2.5 लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं करनी होती है। अगर वो जनरली बोलते कि इंपॉर्टेंट समझा दो, तो फिर अरे हेडिंग के नीचे 2.5 लाइन होती।
पर यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जनरल गाइडलाइन को एक्सप्लेन करो, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें पूरा 3-4 लाइन में इसको एक्सप्लेन किया और क्लोज करते समय फॉर एग्जाम्पल वर्ड का यूज किया। अब क्योंकि ब्लैक पेन का तो इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल जो है इसने साइड में लिख दिया ताकि अलग से दिखे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। जनरल गाइडलाइंस, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस एंड डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन टू द मैनेजर्स। ठीक है, अब यहां पर है ना वर्ड ब्लॉकिंग का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने नहीं किया है, पर स्टिल इसने सही खींच गया है इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ not the ready-made solution to the managers, they are basically a general response to a specific situation। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, when have to be applied according to the given situation, it helps to guide the manager the managerial action and facilitate decision making। ये देखो, कल अगर आपको याद हो कि मैंने आपको दिखाया था कि आंसर कैसे लिखना है, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि आप जो आखिरी लाइन लिखेंगे ना, वो थोड़ी सी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे मैनेजरियल एक्शन, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब सीधी सी बात है, अगर ये सिर्फ जनरल बोला होता कि यार सिर्फ वो समझा दो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दो, तो अपन ये 2.5 लाइन की एक्सप्लेनेशन में ओके करते, पर क्योंकि जनरल गाइडलाइन स्पेसिफिकली पूछा गया है, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन लफ नहीं है, पर उसको नहीं आई एक्सप्लेनेशन तो उसने क्या करा, एग्जांपल दिया। एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी guides the action of manager, but how they have to be applied as per the given need, but they have to be applied as per the given need। एग्जाम्पल में भी ऐसा नहीं करा उसने कि राम श्याम मोहन सोहन दे दिया, बस बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल यूज करा, बस आप देख रहे हो स्ट्रेच करने के लिए यूज किया। सिमिलरली आप नेक्स्ट में भी जाओगे तो ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, वही अपनी वर्ड ब्लॉकिंग वाली टेक्निक इस्तेमाल हुई है। एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, they can be modified and applied in the different situation as per the manager in the personalized manner। ठीक है, the application of principle is based on the judgment and objectivity subjectivity of manager। ये ज्यादा लिख दिया, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। ठीक है, फिर एग्जांपल दिया, if a principal asks manager to do something but have to। अब देखो ये एग्जाम्पल जो दिया है ना, क्यों दिया है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को, है ना, ऐसा मत करना कि नहीं सर इन्होंने दिया तो हम भी देंगे। ये सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि भाई यहां स्पेसिफिकली पूछा गया है इसके बारे में, इसलिए फिर एक्सटेंड करने के लिए हमने एग्जांपल दिया, पर एग्जांपल नहीं देते, बेसिक एक्सप्लेनेशन लिख के खत्म कर। ठीक है, अच्छा लगा आंसर। थर्ड का भी दिया होगा, पर थर्ड का अगले पेज पे तो हमने नहीं लिया, बेसिक ही है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, एक G20 समिट की पूरी कहानी है, क्या पूछा है वो देखना, इसका आंसर बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, वो देखेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर डिस्कस है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, अपन आंसर लिखने के तरीके को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है भैया, सीधी सी बात है, आपको कौन सा फंक्शन है वो बताना है और उसके 4 इंपोर्टेंस बताने हैं। तो देखिए ये है आंसर, है ना, ये पिछले वाले का 32 का होगा शायद, है ना, यहां से आंसर देखिए। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33 इज, सबसे पहले इन्होंने लिखी इंपोर्टेंस और इंपोर्टेंस का बनाया चार्ट। अब देखो इससे 2 चीजें क्लियर हो गई, यहां पता लग गया कि यार ऑर्गेनाइजिंग ही होगा आंसर, और चार्ट में इन्होंने कुछ नहीं बस सिंपली 4 हेडिंग लिख दी है। अब ये 4 खाली छोड़ी होंगी, मैं गारंटी हूं, पहले खाली छोड़ दी, ठीक है, ये स्पेसिंग इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग छोड़ के स्पेसिंग छोड़ दी, ठीक है, और फिर जो है यहां पर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से शुरुआत करी। अब देखो यहां पर सर यहां पर क्यों बनाया, पहले तो उसने पूछा था फंक्शन बनाओ, बहुत अच्छी कलाकारी इन्होंने इस्तेमाल करी है, ये पेपर यहां खत्म होने आ गया था, तो अगर यहां लिखते तो आंसर 1.5 पेज में चला जाता। और दूसरी चीज क्या होती है, फिर ये थोड़ा सा अजीब लगता है, यहां लिखा है फिर अगले पेज पर डायग्राम है फिर एक्सप्लेनेशन है, तो पहले डायग्राम बना दिया, ये जगह खाली भी नहीं छोड़ी तो अजीब भी नहीं लग रहा। और उसके बाद इन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखो यहां पर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव इज ऑर्गेनाइजिंग, और इसको अंडरलाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अंडरलाइन करो बढ़िया नंबर मिलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, पूरा का पूरा ये डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंस आ गई, तो इन्होंने पहले इंपॉर्टेंस दी होगी और फिर उसके बाद उसको पीछे यहां पर लिखा होगा। अब कमाल की बात देखो, यहां पर 4 इंपॉर्टेंस पूछी है, कोई भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं पूछी है, तो यहां पर क्या है, कोई भी एग्जांपल नहीं दिया होगा, नहीं दिया कोई एग्जांपल, क्योंकि नीड ही नहीं है। आपको 2.5-3 लाइन से ऊपर नहीं लिखना है, इस भाई ने, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, इस भाई ने कितना लिखा, 1 2 3 4 लाइन लिख दी है, मतलब इतना भी लिखता ना 3 लाइन तक, यहां तक भी लिखता तो भी कोई
दिक्कत नहीं होती। पर ठीक है, उसको यहां पर उसकी क्लोजिंग हो रही थी तो उसने एक्सटेंड किया हुआ, देखो ये एक्सटेंड किया हुआ है। इट हेल्प्स इन अचीविंग बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एट द सेम टास्क, वही सेम चीज को एक्सटेंड किया हुआ है। समझ में आया? अच्छा लगा? प्रॉब्लम सॉर्ट हुई ना? ठीक है, देखो ये वही 2.5-3 लाइन के एक्सप्लेनेशन पे आ गए, क्योंकि यहाँ इसका एंड हो रहा है। देखो ये रहा, थर्स इट हेल्प्स इन ये एक्सटेंड करा है, क्लियर कट एक्सप्लेन करा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन अपन यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको पूरा पीडीएफ देता हूं, ठीक है, ताकि आप आराम से और एनालाइज कर पाओ और देख पाओ, है ना। या तो मैं 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूं और बेहतर एनालाइज करना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वेश्चन और आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। तो पहले तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है वो बताना है, उसके बाद वो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके प्रोसेस की कौन कौन सी लाइनें यहां पर है, तो उसका पहले प्रोसेस होगा 5-6 पॉइंट का, उनमें से कोई 2-3 होंगे यहां पर, तो वो बताना है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंस बताने, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस, उसका प्रोसेस जो यहां पर कोट करके दिखाना है अपने को, और तीसरा जो है वो ये है कि आपको डोज की इंपॉर्टेंस बतानी। देखा आंसर क्या लिखा, तो यहां पर इसने सबसे पहले हेडिंग डाली कंट्रोलिंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस के 5 स्टेप यहां पर लिख दिए। कितनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन, भाई मैं टीचर होता ना फुल मार्क्स देता है भाई, पूछी 2 चीजें तूने 5 लिख दी। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा है मैं मानता हूं, पर बहुत समझदारी से लिखा है, मतलब अपना समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करा है और काम भी कर लिया है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहां लिखा, फिर अपने अगले पेज पे लिखा द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव इज कंट्रोलिंग, एंड बेसिकली कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिख दी है, और उसके बाद कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर थे पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करा है। ठीक है, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो गई, एग्जामिनर को पता लग गया हाँ भाई इसको पूरा प्रोसेस भी आता है, नेक्स्ट इसने यहां से ढूंढा भी है। अब आप एक चीज देखोगे, जब कोटिंग द लाइंस की बात आई तो इस व्यक्ति ने कितनी समझदारी करी है। हम क्या करते हैं कोटिंग लाइन में, सब शुरू के 5-6 वर्ड लिखे, आखिरी के 7-8 वर्ड लिखे, मतलब पूरी लाइन ही कोट कर, पूरी लाइन कोट करनी नहीं, एग्जामिनर को बस ये देखना है कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो इसने स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखे द होटल, और एंड में बिहाइंड द शेड्यूल, खत्म, बीच में डॉट डॉट लगा दी कि भाई यहां से मैंने उठाया। ठीक है ना, क्योंकि उसको वहां पता होगा, जो आपका एग्जामिनर है उसके पास पूरी आंसर शीट होगी, तो उसको पता होगा कि कैसे क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, सेकंड देख लो, एनालाइजिंग डेविएशन, तो ही आस्क्ड नितिन डैश 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 और वन ऑब्जेक्टिव, ये यहीं पे खत्म कर सकता था ये आदमी, पर नहीं करा, इसने एक लाइन बढ़ाई। ठीक है, अब देखो कल जो अपन ने सीखा था वही सेम चीज यहां पर अप्लाई हुई है। प्रोसेस को जब भी एक्सप्लेन करना पड़ता है तो पिछले से लेकर के आते हैं। देखो इसने बोला स्टार्टिंग कैसे करी, द थर्ड स्टेप इन कंट्रोलिंग फंक्शन, मजा आ गया, टीचर पूरे नंबर देगा। द फोर्थ स्टेप इज, ठीक है, और उसके बाद ज्यादा नहीं लिखा है इसने, बहुत सिंपली क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यहां पर लिख दिया। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बट स्ट्रिक्ट स्मार्ट बनना, थोड़ा सा समझदारी रखो, सब कुछ क्लियर क्लियर दिखना चाहिए, तब जाके आपके नंबर आएंगे। ठीक है जी, फिर तो यहाँ पे इसने बैक पे रिवर्स करके इस पूरा ही एक्सप्लेन किया गया, और सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग था तो वो भी यहां पर इसने दे दिया है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके आंसर शीट के जितने भी बाकी पॉइंटर्स हैं हम वहां पर लगा देंगे, तो आराम से देख लेना, टेंशन फ्री हो जाना। ठीक है ना, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखो, कल सुबह 6 बजे गेस्ट पेपर आ रहा है। ठीक है ना, तैयार हो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, 30-35 मिनट्स, दैट्स ऑल, इतना ही समय लूंगा, जाके कर लेना वरना बहुत पछताओगे। और हाँ, पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से जाके डाउनलोड कर लो और देख लो जितना देखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।